हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली, जो कि है पी ब्लॉक का मेंबर। सो लेट्स स्टार्ट नाइट्रोजन फैमिली। देखो, नाइट्रोजन फैमिली अपन और क्या बोलते हैं इसको, दैट इज N2 फैमिली। फिर आपको पता है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या चल रहे हैं, IPL और मैचेस। अब IPL की टीमों के नाम कुछ भी होते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मैं रिवील करूंगी अपने नेम्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको याद करने के लिए बताए थे। क्या थे, न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। कौन कौन, न्यूजीलैंड, पाक, पाक इज योर पाकिस्तान, और पाक यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस। न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसको आप कहते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स फ्रॉम दी नाइट्रोजन फैमिली। आइए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। नाइट्रोजन का आपको पता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, N। एटॉमिक नंबर भी आप जानते हैं क्या होता है, 7। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस रिस्पेक्ट में, नोबल गैस के रिस्पेक्ट में। दोनों तरीके से लिखवाना सिखा चुकी हूँ, एक्चुअल और विद रिस्पेक्ट टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने कहा हीलियम 2s2 2p3, क्योंकि इसकी जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इस ग्रुप की, दैट इज NS2 NP3। क्या यही बात मैंने बोली थी, ये B बन गया, ये P है, ठीक है। NS2 NP3 is the generalized electronic configuration for the nitrogen family of group 15 elements। आइए फॉस्फोरस नेक्स्ट, आपको पता है आपने यहाँ पर क्या किया, 7 + 8 सिखाया था कि जब एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो कैसे याद करोगे, 7 + 8 15। 15 में मैं कितने ऐड करूँ कि 33 हो जाए, आपको पता है। नेक्स्ट क्या होगा, 18। इट्स नॉट लाइक कि कितने ऐड करूँ, मुझे वो सीरीज फॉलो करनी है। देन अगेन 18 और यहाँ +32। याद आ गया होगा सारा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना सीखते हैं। अब टू द शेल्स इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जाओ, 8 18 18 32। जनरलाइज्ड वे तुम्हें पता है, और मैंने कहा नोबल गैस के रिस्पेक्ट में लिखो, तो तुम सब जानते हो लिखना। तुमने कहा मैम फॉस्फोरस लिखना है, ठीक है, लीजिए नियॉन 3s2 3p3, क्योंकि जनरलाइज्ड क्या है, NS2 NP3। तुम्हें पता है लास्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स, कौन से शेल में, P में, कितने, 3। आर्सेनिक की मैं बात कर रही हूँ, आर्गन 3d10 4s2 4p3, लीजिए 5s2 5p3 6s2 6p3। नेक्स्ट, यहाँ तक तुम सबको अच्छे से आता है। अब मैं बात कर रही हूँ जनरल प्रॉपर्टीज़ की, ये सारी भी मैं हर एक एक ग्रुप और हर एक एक फैमिली को लेकर रिवील कर रही हूँ आपके साथ। सबसे पहले आ जाइए एटॉमिक साइज के ऊपर। एटॉमिक साइज के ऊपर आओगे तो सबसे पहले लिखो एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स की बात चल रही है, कौन कौन बिक रहा है, न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, यही चल रहे हैं। कौन कौन है ये, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ एटॉमिक साइज की, तो मैंने कहा एटॉमिक साइज जो है यहाँ डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। क्या कहा मैंने, डाउन द ग्रुप, कहाँ से, नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक जब मैं रिवील कर रही हूँ तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है इंक्रीज, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने तुमसे कहा कि ये एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक ही कमरा है, सिंगल। मैं बिल्डिंग के नेक्स्ट फ्लोर पर जा रही हूं तो मैंने वहां पर कहा यहाँ 2 कमरे हैं। एक और फ्लोर की तरफ मैंने मूव किया तो मैंने देखा वहां पर 4 कमरे हैं। मींस कि यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि जैसे जैसे बंगले में कमरे बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ ये बंगले आपके क्या है, ऑर्बिटल्स, और कमरे क्या हैं, शेल्स। जैसे जैसे आपने देखा कि शेल्स और ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे तो आपने कहा एटॉमिक साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर। आ जाओ अब सेकेंड टर्म में मैं आपसे बात कर रही हूँ आयनाइजेशन एनर्जी की। क्या कहा मैंने, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मैं इसको हटा दूँ, बिल्कुल, चलो शुक्रिया, तुमने मुझे मोहलत दी। मोहलत तो देनी ही पड़ेगी ना, बच्चा पढ़ना है तो। अब सेकेंड टर्म ये तुम्हें समझ में आ गया कि एटॉमिक साइज कैसे बढ़ रहा था। बंगला, बंगले में कमरे, कमरे में हम, और हम इलेक्ट्रॉन्स, बस। आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप कह रहे हो मैम आयनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज तो बढ़ रहा था, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। और वो ग्रुप क्या है, फिर से न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब की सब बिके हुए हैं। अब बिके हुए हैं तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है।
बात किसकी चल रही है? आयनाइजेशन एनर्जी की। यानी कि जब आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो तो आप देख रहे हो साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जब साइज़ बढ़ रहा है तो तोड़ने में किसको ज़्यादा मेहनत लगेगी, छोटे वाले को या बड़े वाले को? ऑब्वियस सी बात है, छोटे वाले को। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर लिख लूँ मैं ग्रुप, ऐसे ही तुम भी लिखा करो साथ के साथ, सो दैट हमें क्या है, याद रहते हैं ग्रुप्स। आप बार बार कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूँ तो आपको पता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि बेटा बार बार मैं चीख के एक ही बात कह रही हूँ कि नंबर ऑफ शेल्स और इलेक्ट्रॉन्स की आप बात कर रहे हैं, और यू नो अबाउट द थिंग कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अलॉन्ग अ पीरियोडिक टेबल, तो आप कहते हैं ये 3, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रखते हैं। क्या लिखा है भाई? मोस्ट तो पता नहीं, लिखा नहीं गया और कुछ और ही लिख गया। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये तीनों। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन कहाँ है सीरीज में? टॉप मोस्ट। उसके बाद आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज ही होगी, क्योंकि ये सारी क्या है, हैवी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट नहीं रखते, ये जनाब रखते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे क्या होगी, कम होती जाएगी। इसलिए मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 15 और यू कैन से इन द नाइट्रोजन फैमिली डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। क्लियर? आ जाइए, मेटालिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर कहता है कि मैं तो क्या हूँ, डाउन द ग्रुप बढ़ता हूँ। मतलब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, जब जस्ट रिवर्स ऑर्डर, जब ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो ये जनाब बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि पहले मुझे ये बताओ कि इन ग्रुप्स में मेटल कौन कौन है? मैंने कहा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और मैंने तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी याद करने की, जब कभी भी ये याद ना रहे कि किस ग्रुप में कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। मेटलॉइड तो पता होता है। मैंने कहा आर्सेनिक यहाँ पर कौन है, मेटलॉइड। अब पता है कि जितने भी मेटलॉइड से ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट आई सेड, आई रिपीट, कि मेटलॉइड से ऊपर वाले एलिमेंट्स हमेशा ही नॉन मेटल्स होंगे। तो इसके ऊपर कौन है? ये दोनों क्या है, ये नॉन मेटल। और मेटलॉइड से नीचे वाले एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो हमेशा मेटल होते हैं। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी आ जाए। तो हमेशा बस एक शॉर्ट टर्म याद रखो, किसी भी ग्रुप में मेटलॉइड पता कर लो। अगर तुम्हें मेटल नॉन मेटल याद नहीं रह रहे, तीनों याद नहीं रह रहे, मेटलॉइड से ऊपर वाले नॉन मेटल, मेटलॉइड से नीचे वाले मेटल। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर किसकी, मेटेलिक कैरेक्टर की। तो मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो करेंगे? जो मेटल होंगे, ये दोनों मेटल है। तो मैंने कहा मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। देखो, क्योंकि ये दोनों तो मेटल हैं ही, ये मेटलॉइड है तो कुछ प्रॉपर्टी रखता है, ये तो है ही नहीं मेटल, तो ऑब्वियस ही बात है इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट, यहाँ भी देखो मैंने लिखा है कि कौन है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। जनाब कितना सुंदर लिखा है यहाँ, मैंने भी इतना गंदा नहीं लिखा, बट कोई नहीं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कौन है, नॉन मेटल। आर्सेनिक कौन है, मेटलॉइड। और एंटीमनी और बिस्मथ ये हैं मेटल्स। आ जाओ, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, पहले तो ये याद रखो कि मैंने तुम्हें एलोट्रॉपिज्म, एलोट्रॉपी एक टर्म पढ़ाई थी दादू फैमिली, बोरोन फैमिली में। क्या था? चलो, क्या मैंने कुछ ऐसा कहा था कि एक लीनियर चेन होती है, एक लीनियर चेन कॉम्बिनेशन होता है, जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। उसी को हम फैक्टर को क्या कहते हैं, इन टर्म एलोट्रॉपिज्म। तो एलोट्रॉपी कोई नई चीज़ नहीं आ गई। अब यहाँ नाइट्रोजन फैमिली के रिस्पेक्ट में बात की है, तो आ जाओ, एलोट्रॉपी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। कैसे देखते हैं, पहले ग्रुप लिख लो। कौन, न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब बिक गए। ठीक है, हमने कह दिया इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है भाई, आ जाओ। आपने ये भी बोला, ये कौन है, मेटलॉइड। ये कौन है, नॉन मेटल। ये कौन है, मेटल। ठीक, अब मुझे रिस्पेक्ट में बात करनी है फॉस्फोरस के। तो फॉस्फोरस कहाँ है ग्रुप में, सेकंड नंबर पे है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आप ये देखेंगे कि अगर मैं एटॉमिक साइज की बात कर रही हूँ तो वो भी इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था, कमरे बढ़ रहे थे, किसमें, बंगले में। शेल्स बढ़ रहे थे किसमें,
और वाइटल में। तो ठीक है, अब फॉस्फोरस की 3 फॉर्म्स यहाँ पर आपको दे रखी हैं कि फॉस्फोरस किन किन फॉर्म्स में स्टेबलाइज कर सकता है, रह सकता है, क्योंकि एलोट्रोपिस था ही क्या, लिंकेज थी, नंबर ऑफ चेन्स। अब वो लीनियर भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है, कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ मैंने उठाया जब फॉस्फोरस को, तो आपने कहा इसकी 3 फॉर्म्स पाई जाती हैं, कौन है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। अब व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है बेसिकली, जिसमें नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड, अब पीपी कौन है यहाँ पर, फॉस्फोरस खुद। बॉन्डिंग किससे करेगा, एक फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस से, तभी तो एक ग्रुप लिंकेज बनाएगा। उसमें आपने कहा कि यहाँ पर पीपी बॉन्ड्स कितने होते हैं, 6। बॉन्ड एंगल होता है इसका 60 डिग्री, ठीक है। रेड के लिए मैं बात करूं तो हमने कहा ये हाईली पॉलीमराइज्ड होता है, ये यूज आता है किसमें, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शंस में। क्या कहा, चेन रिएक्शंस मींस लिंकेज मींस एलोट्रोपिज्म। वाइल इन द केस ऑफ ब्लैक आपने कहा कि ये हमेशा क्रिस्टल लैटिसेस में काम आता है, लीनियर नहीं बनाता है, लैटिस फॉर्म स्ट्रक्चर्स बनाता है। अभी बताती हूँ कैसे। तो इन शॉर्ट आपका अगर इन पे क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, स्टेबिलिटी के ऊपर आता है। स्टेबिलिटी से पहले स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, व्हाइट फॉस्फोरस। तुमने कहा यहाँ पर जो पीपी बॉन्ड्स होंगे कितने होंगे, 6 होंगे। पीपी बॉन्ड्स देखते हैं 6, 1 2 3 4। अब ये दिख थोड़ी रहे पीछे वाले दो, कौन सा फॉर्म है ये, समहाउ अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज शोन हियर। बट आप ये कहेंगे कि क्योंकि ये 3D अरेंजमेंट में मैंने शो नहीं किया है, तो आपने कहा कि 2 क्या है, जो पीछे की तरफ है, जो दिख नहीं रहे हैं। तो ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना है इसका, 60 डिग्री। रेड फॉस्फोरस की मैंने आपसे बात कही तो आपने ये कहा सीधे सीधे कि मैम ये सेम चीज़ है व्हाइट वाले की, लेकिन वहाँ पर एक सिंगल यूनिट थी, यहाँ पर मल्टीपल यूनिट्स हैं। एग्जैक्टली क्या कहा था, पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन फॉलो करते हैं, हाईली पॉलीमराइज्ड होते हैं। सीधा स्ट्रक्चर, क्या ये मल्टीपल यूनिट्स हैं इसकी, बिल्कुल हैं। 1 to 1 ये अटैच्ड है, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप, तो ये लिंकिंग शो कर रहे हैं। दिस इज योर रेड फॉस्फोरस। और ब्लैक फॉस्फोरस में मैंने आपसे क्या कहा कि लिंकिंग होगी, लेकिन कैसे होगी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म में होगी, एक लेटिस जैसा लुक आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दिस इज ब्लैक फॉस्फोरस। क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है स्टेबिलिटी के ऊपर। तो हमेशा याद रखना है कि ब्लैक वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन रेड, देन वाइट। रीज़न ये है क्योंकि ये लेटिस फॉर्म में अरेंज्ड है, लेटिस में है तो स्ट्रांगली अरेंज्ड है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, तोड़ना उतना ही मुश्किल है। इसके बाद अगर मैं रेड की बात करूं तो वहां भी मल्टीपल लिंकेज है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। व्हाइट की आप बात करेंगे, एक सिंगल यूनिट है, तोड़ना बहुत ईजी है। एक में एक लकड़ी लूं, एक में 4 लकड़ियों का बॉन्ड वो ले लूं ग्रुप, कौन सा तोड़ने में ज़्यादा ईजी होगा, सिंगल लकड़ी। सेम चीज़ है यहाँ, रिवील करो स्ट्रक्चर को लेके, बॉन्ड को लेके। वाइल इन द केस ऑफ रिएक्टिविटी ये जस्ट रिवर्स होगा। स्टेबिलिटी ब्लैक की सबसे ज़्यादा है, रिएक्टिविटी वाइट की सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, इजीली पिक कर सकते हैं, इजीली आप रिएक्ट करा सकते हैं। वाइल जब ग्रुप में कराएंगे तो पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन से बॉन्ड से हमें यहाँ पर लिंकिंग करानी है। हमें दिख रहा है कि ये तो सिंगल अलोन है, इसको ज़रूरत है बॉन्डिंग की, तो ईजिली कर लेगा। देन रेड, देन ब्लैक, क्योंकि मल्टीपल लिंकेज है। तो ये याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होते हैं, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसमें इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं, किसके, 5th A ग्रुप के, जिसको आप क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली के ग्रुप्स। सबसे पहले आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। क्या कहा मैंने, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि हाइड्राइड्स जो फॉर्मूला बनाएंगी, यानी कि जो भी अरेंजमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, YH3 ग्रुप में होगा। Y क्या है, यहाँ पर जो एलिमेंट उस ग्रुप का आप रिएक्ट करा रहे हैं। सो द फॉर्मुलेशन कैसी हो जाएगी, इधर NH3 PS3, ये सारे आपके क्या लिखे आपने, ग्रुप्स। कौन से ग्रुप, ये रहे न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब देखे। इन्हीं ग्रुप्स को आपने हाइड्राइड फॉर्मेशन कराना है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और वो क्या हैं, NH3, अमोनिया। NH3 के अलावा सारे के सारे हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इसलिए हम उनके हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं इन जनरल। आपको बस पता होना चाहिए कि हाइड्राइड फॉर्मेशन सबके केस में होता है, लेकिन जब नाइट्रोजन का हाइड्राइड बनता है दैट इज अमोनिया, जब वो बनेगा उसके अलावा रेस्ट, यानी कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सारे की सारे कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। क्लियर? आओ, NH3 क्या करता है,
NH3 न्यूट्रलाइज होता है प्रोटिक और एप्रोटिक एसिड्स में। अब ये प्रोटिक और एप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, देखो बच्चा, इन सिंपल लुइस एसिड और लुइस बेस तुम सबने पढ़ा है, और एसिड और बेस होता ही क्या है, जो हाइड्रोजन देगा एक हाइड्रोजन लेगा। शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि हमने इन टर्म क्या कहा कि एसिड है कौन, जो खुद को न्यूट्रलाइज कर रहा है भाई, सामने वाले को रिएक्टिव बना रहा है, वो आपका एसिड है। बेस क्या है, मेरे पास कमी है, मुझे चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए जस्ट टू स्टेबलाइज, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाने के लिए। तो आपको पता है कि जो NH3 है ये अमोनिया, ये कैसा होता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है इजीली। प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स कह लो, एसिड्स कह लो, उन्हीं को आप कहते हैं लुइस एसिड्स। इसलिए आप हमेशा कहते हैं कि अमोनिया क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि क्या कर रहा है, हमेशा फॉर्मूला देखो ना, स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं अमोनिया का, आप ये देखो, आप ये कहते हो कि नाइट्रोजन के साथ ये 3 पेयरिंग बना रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इसके पास एक लोन पेयर भी तो है। क्वेश्चन हमेशा कहाँ अराइज होता है, क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ अमोनिया, तो आप कहते हैं कि कोवेलेंसी इज 3। क्वेश्चन बनता है कोवेलेंसी के ऊपर कि NH3 की कोवेलेंसी क्या होगी। आप फटाक से देखते हैं कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ रहा है, तो इसकी कोवेलेंसी 3 हो जाएगी। नहीं, ये आंसर आप गलत करके आते हैं, आप सिर्फ इन बॉन्ड्स को देख के चल रहे हैं, आपको लोन पेयर को नहीं भूलना है। आप यहाँ पर काउंट क्या करेंगे, 3 + 1 लोन पेयर, दैट इज इक्वल्स टू 4। सो द कोवेलेंसी ऑफ अमोनिया इज 4। क्लियर, याद रखना। सेम मैं फास्फोरस के केस में भी बात कर सकती हूँ, PH3 ले लो, PH3 में आप कहेंगे 3 हाइड्रोजन तो ये रहे, ठीक है, लेकिन लॉन पेयर तो इसके पास भी है ना, तो इसकी भी कोवेलेंसी क्या होगी, 4। आइए फॉस्फीन, मैंने ये तुमको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताया अमोनिया के रिस्पेक्ट में, याद रखने को, इतना अभी इसको इससे मैच नहीं कराना है, जस्ट लुइस एसिड बेस तुम जान गए, लेकिन कोवेलेंसी क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हमें पता होना चाहिए। बीच बीच में ये नहीं कि जो लाइन चल रही है उसी से रिलेटेड हमें चलना है, इन बिटवीन भी क्वेश्चन अगर बन रहा है तो हम 10 बार पूछेंगे और बताएंगे। आ जाओ, अब तुमने देखा फॉस्फीन, तुम सारे जानते हो PH3, ये रहा स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया, आ गया ना। फॉस्फीन की जब क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवा रहे हो, किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड से तुमने रिएक्शन कराई, तो तुमने देखा फॉस्फोनियम आयोडाइड बना, यानी कि एक आयन जनरेट हुआ है। क्या है वो, फॉस्फोनियम आयोडाइड। अब इससे क्या होगा, क्योंकि फॉस्फीन तो क्या है, एक वीक बेस है, एक वीक बेस है, ठीक है, एज कंपेयर टू NH3 ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, जबकि सारे की सारे कैसे हैं, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। कौन सारे, ये बचे हुए, मिस्टर जनाब न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब के याद क्यों नहीं रहते तुम्हें। मैं जैसे अगर साइड में जगह बना के लिख रही हूँ ना, तुम्हारी कॉपी में पेन बराबर चलना चाहिए ऐसे। कौन, नाइट्रोजन की मैंने बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसका हाइड्राइड बना लिया मैंने, और इसका हाइड्राइड बना लिया। इनके अलावा ये जो 3 बचे हैं, मिस्टर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये तीनों जनाब जो होते हैं ना, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और एम्फोटेरिक तुमको 50 बार बताया जा चुका है क्या होता है, जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी दोनों प्रॉपर्टीज, एसिड एंड बेस, दैट बिहेव लाइक एसिड एंड बेस बोथ। क्लियर, आ जाइए। सो देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कशन कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने कहा है NH3 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। व्हाट आई सेड कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और मैंने आपको बताया रीजन इज व्हाट, H बॉन्ड की वजह से। अब आप देखिए, अगर NH3 के मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो क्या हम NH3 इसी तरीके से बनाते हैं, और इसके पास लोन पेयर भी अवेलेबल है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहां पर मैं आपको बता रही हूं क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि NH3 है क्या, एक वीक बेस है या नहीं, हम इसको लुइस बेस भी बोल सकते हैं। ये एक वीक बेस की तरह एक्ट करता है, और इसके बेसिक कैरेक्टर का जो रीजन है मेन, वो क्या है, इसके लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ये बात, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वजह से ये बेसिसिटी को अचीव कर लेता है मैक्सिमम, और हम यहां पर कहेंगे कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है जस्ट बिकॉज ऑफ H बॉन्ड। क्लियर है ये बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा है मैंने, टेंडेंसी ऑफ H बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी टेंडेंसी के ऊपर अगर मैं आपसे एक ऑर्डर पूछना चाहूं तो आपने यहां पर ऑर्डर देखिए, NH3 इज ग्रेटर देन PH3,
देन ASH3, SbS3 एंड BiS3। हमें होल ओवर ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ NH3 की टेंडेंसी तो फॉस्फीन से ज़्यादा है। फॉस्फोरस के केस में मैं बात कर रही हूँ तो फॉस्फोरस से ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं साइज के रिस्पेक्ट में बात करूँ, क्या कहा मैंने, साइज के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरस एटम का साइज बड़ा होता है किससे, नाइट्रोजन एटम से। लेकिन जो डिफरेंस है यहां रिवर्स ऑर्डर का वो क्या है कि ठीक है साइज बड़ा होता है, लेकिन इस फॉस्फोरस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर वाले, वो इजीली डोनेट नहीं होते, यानी कि वो बॉन्डिंग में डोनेशन में हेल्प नहीं करते, जबकि नाइट्रोजन के जो है वो रीडिली डोनेट कर देते हैं लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को फॉर फर्दर बॉन्डिंग। तो यहाँ यही रीजन है कि ये जो ऑर्डर है वो क्या है, रिवर्स। आपने कहा NH3 सबसे ज्यादा होगा, देन PS3, देन ASH3, देन SbS3, देन BiH3। यहां तक बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो एक और पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। इसके बाद देखो NH3 कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। NH3 कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा, जबकि BiH3 ये कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में इसके ऊपर कि वाई BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाई नॉट NH3। तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि BiH3 के अंदर, क्योंकि आपको पता है Bi एटम का साइज लार्जेस्ट होता है। अब साइज लार्जेस्ट है, सॉरी साइज इसका लार्जेस्ट है, तो आप कहेंगे अगर Bi H के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ये देखिए Bi एटम के लिए मैंने बात की, लार्ज साइज है इसका, ठीक है, साइज इसका लार्जेस्ट है। अब अगर जब ये बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ, BiH, ये बॉन्डिंग कर रहा है, तो यहां आप कहेंगे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो गई, लेकिन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ आपको याद रखना है कि जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है। Just because of this, it is an strongest reducing agent. क्लियर है? ये लीजिए, खत्म। तो तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। सबसे पहला देखिए, यहां क्वेश्चन आपके पास NH3 के रिस्पेक्ट में था, इट इज एन हाई बॉइलिंग पॉइंट नेचर, और रीजन क्या था, H बॉन्डिंग। साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये वीक बेस भी है। यहां पर आपको रीजन बताया गया कि PS3 क्यों इससे लो है, साइज बड़ा है, डजंट मैटर, इसके साइज बड़ा है फॉस्फोरस एटम का, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर रहा है रीडिली फॉर द बॉन्डिंग, नाइट्रोजन वाला कर देता है, इसीलिए ये ऑर्डर रहेगा। देन आफ्टर आपने कहा कि वाई BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैंने आपको बताया कि Bi एटम का साइज लार्जेस्ट होता है, ओके। देन आफ्टर आपने कहा साइज लार्जेस्ट होता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी H बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ज्यादा, लेकिन इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत कम होगी, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज एन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी NH3 से बिस्मथ की तरफ। अब देखो मेरी कितनी गंदी आदत है ना, जैसे ही मैं ऐसे पढ़ती हूँ फट से एलिमेंट्स लिख लेती हूँ, लेकिन तुम्हें ये आदत क्यों नहीं आ रही है? मत रखो, मुझे क्या करना है, याद तुम्हें सब आएगा जब पेपर आएगा, और जब पेपर आएगा तो कहोगे अरे यार काश जैसे मैम लिखा करती थी ना, लिख लेते साथ में। तो देखो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, नाइट्रोजन से जब बिस्मथ की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपने कहा स्टेबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि आपको दिख रहा है साइज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बताया था ना, याद आया क्या, कमरा बंगले, साइज इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वहां पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी तो बढ़ती है जब बॉन्ड मजबूत हो, तोड़ना मुश्किल हो। अब यहाँ तो ऑलरेडी स्टेबिलिटी कम है, कभी भी तोड़ सकते हो, कैसे भी इजीली इलेक्ट्रॉन मूव आउट करा सकते हो, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वहां पर हो जाएगी कम। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये +3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अभी बताती हूँ। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ हाइड्राइड्स के केस में, तो देखो हाइड्रोजीन जिसको आप कहते हैं NH2,
ये किस तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -2 का। कैसे? इस फॉर्म में। हाइड्रोजोनिक एसिड, ये एक्सेप्शंस हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं बच्चा, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हाइड्रोजीन शोइंग -2, हाइड्रोजोइक एसिड शोज -1 और +3। इन द केस ऑफ NH2OH यानी कि हाइड्रोक्साइड के केस में आप कहेंगे इट शोज -1, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है किसका इफेक्ट लगेगा? OH का। अब देखिए यहाँ पर हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। स्टेबिलिटी के डिस्कशन के बाद मैं आपके साथ एक टर्म की लेके चल रही हूँ जो कि क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में एक चीज़ याद रखनी है कि ये सारे के सारे जो है नाइट्रोजन फैमिली के, कौन कौन? न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब के नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक के केस में मैं बात कर रही हूँ। तो आपको पता है कि ये सारे के सारे +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया। अभी मैंने आपको बताया था, क्या मैंने बोला कि ये सारे, इनका जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है? NS2NP3। NS2NP3। यहाँ पर हमारे जो मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यहाँ जो मैंने एक डिफरेंस बताया वो सिर्फ क्या है जो याद रखना है कि ये सब के सब -3 से +5 में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट स्टेबल हमें पता है कि +3 to +5 है, लेकिन बिस्मथ के केस में, किसके? बिस्मथ के केस में आपको याद रखना है कि +5 तो इन सब में स्टेबल है ही, लेकिन बिस्मथ के केस में +3 जो है दैट इज मोस्ट स्टेबल। रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एज आई मेंशन्ड ऑल्सो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मथ जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और यहीं पर मैंने आपको ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट अभी के अभी डिस्कस किया। हमने कहा हाइड्रोजीन के केस में, जिसे आप क्या कहते हैं? NH2NH2 और यू कैन से N2H4, ये -2 में स्टेबल है। हाइड्रोजोइक एसिड जिसे आप कहते हैं N3H, ये -1 में भी है और +3 में भी स्टेबल है। NH2OH ये -1 में स्टेबल है। तो यहाँ जब मैंने आपको बताया कि तीनों ही हमें पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये -2 में भी एग्जिस्ट करता है, -1 में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है इसकी क्या है? वेरिएबल टेंडेंसीज क्या है कि ये हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन भी करता है। इसकी एग्जिस्टेंस क्या हो जाती है? जैसे फॉर एग्जांपल NH3 एंड सो ऑन, तो ये -3 to +5 में एग्जिस्ट करता है। और बिस्मथ वाला केस याद रहना चाहिए, एग्जाम में आता है, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो बिस्मथ है ये +3 में ज़्यादा स्टेबल क्यों है? रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स +5 में स्टेबल है। तो रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिस्मथ इज मोस्ट स्टेबल इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट, H2O2 ऑल्सो अ बेटर प्रोपेलेंट देन N2O4। ठीक है, पता है सबको। H2O2 प्रोवाइड्स नेसेंट ऑक्सीजन विच इज मोर रिएक्टिव देन O2। अब नेसेंट ऑक्सीजन देखो क्या है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं ओजोन की, ओजोन में क्या होता है? O2 + O, यही तो होता है, इसी से तो ओजोन बना। ओजोन एक्चुअली है क्या कि एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तुमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको आपने कहा ओजोन, ये आपके ऑक्सीजन भाई साहब। अब ये जो सिंगल ऑक्सीजन है इसी को आप कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसको नेसेंट ऑक्सीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो जनरल और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या है कि इनका काम ही ये है क्या करना? ऑक्सीडाइज करना। कोई भी इनके सामने आ जाए ये सबको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। शी बिहेव्स लाइक ए क्यून ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 15। इसको लगता है कि सिर्फ एक मैं ही यहाँ की महारानी हूँ, इसलिए मेरे सामने जो आएगा मैं सबको क्या कर दूंगी? ऑक्सीडाइज कर दूंगी। तो दिस इज योर नेसेंट ऑक्सीजन विच इज मोर रिएक्टिव देन O2, है ना? आगे ये लाइन समझ में। N3- इज कॉल्ड अजाइड आयन, हैज 4 लोन पेयर। कैसे? N3-, इसने कहा इसको अजाइड आयन कहते हैं, लेकिन इनके पास 4 लोन पेयर होते हैं। हाँ, कैसे? N3, इनके पास 2 लोन पेयर होता है, जबकि इन दोनों नाइट्रोजन्स के पास एक ही लोन पेयर होता है। रे बाबा, ये देखो, आई बात समझ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म। अजाइड आयन, अम्मी क्या करती हैं? अजान करती हैं। अभी अपन जब इसकी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें ये बताऊंगी अजाइड आयन कैसे फॉर्म होता है, और उसमें कैसे पहले अम्मी आएंगी, फिर अम्मी अजान करेंगी तो अजाइड आयन बनेगा। चलो,
हमने बेरियम की रिएक्शन N3- से करा दी तो बेरियम अजाइड बन गई, सिंपल सी रिएक्शन है, कैल्शियम से भी करा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कराओ भाई रिएक्शन कराओ, खूब कराओ। चलो अब हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लें, पढ़ो ना, बिल्कुल पढ़ो। पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट। NH3 का स्टेट कैसा होता है, गैस। NH3 अकेला नहीं है, इस ग्रुप के यानी कि नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप का सारे के सारे एलिमेंट्स गैसियस फॉर्म में होते हैं, समझे। सेकंड, स्मेल। NH3 ये कोई बहुत अच्छी फ्रेगरेंसेस नहीं देते हैं। NH3 की स्पेसिफिक, अमोनियम कैसा, अमोनिया को कभी स्मेल किया बॉटल में से, ऐसा लगेगा एकदम ना, तो हमारे जो एक्सप्रेशन होंगे ना, जैसे छोटे बच्चे का लेमन चटा देते हो जब, कि उसको नींबू लिया और ऐसे इसके सामने रख दिया, तो उसके बड़े वियर्ड से एक्सप्रेशन नहीं आते ऐसे। इसकी फॉस्फीन की बात कर रही हूँ मैं, PH3 की, इसकी कैसी आती है, जैसे मछली सड़ गई हो। अब मछली खाते होगे तो पता होगी, अब नहीं खाते होगे तो कभी चले जाना वो तालाब साइड जहाँ पर गंदा पानी होता है ना, और मछलियाँ होती हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ गंदगी इतनी होती है, किस वजह से, क्योंकि बहुत सारी फिशेस मरी हुई भी तो होती हैं, फिशेस नहीं मरी होती हैं, गंदगी तो गंदगी होती है ना भाई, सड़ी हुई फिशेस जैसी। आर्सेनिक का कैसा होता है, गार्लिक वाटर, लहसुन तो सबके घर में है, बस मम्मी कहती है ना खाना बना रही हूँ मैं, लहसुन छील के दे दे, ये झेलने लायक ही नहीं होती ये भी। अब सॉल्युबिलिटी, नाइट्रोजन की वाली बात कर रही हूँ मैं, NH3 की, ये सॉल्युबल होता है। फॉस्फीन स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्पैरिंगली का मतलब कुछ कुछ सॉल्व हो जाता है इजीली, ये इनसॉल्युबल, बाकी के ये रेस्ट तीनों इनसॉल्युबल। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा भैया स्ट्रॉन्ग बेस है ये, क्यों नहीं होगा स्टेबल, फिर ये भी हाई होता है, ये लो होता है, ये वेरी लो या अनस्टेबल। ये टेबल जो है ना, अनस्टेबल और लेबल और लो और हाई, ये टेबल देखने को नहीं बनाई है, याद कर लो, लिख लो, छाप लो, जैसा मन में आए वो कर लो, याद रहनी चाहिए, क्वेश्चन आएगा भाई साहब। बॉन्ड एंगल की हम बात करें ना बच्चा लोग, तो बॉन्ड एंगल इसका कितना होता है, 106.5 डिग्री, 93, 91, 91, ये तो है ही अनस्टेबल, इसमें तो शिनचैन बैठा है। नेचर, ये नॉन पॉइजनस होती है, बाकी की सारी पॉइजनस होती हैं, जहरीले, क्या कहा मैंने, जहरीले, जहरीले, वाह, ये कैसी हैं, जहरीले। आ जाओ, अब हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। पहले हमने हाइड्राइड बनाई, अब हम हैलाइड बनाएंगे, दो ही तरीके की बनाएंगे, ट्राई और पेंटा। ट्राई मतलब 3, पेंटा मतलब 5। ट्राई को देखते हैं, सारी की सारी पॉसिबल ट्राई हैलाइड एलिमेंट्स को क्या लिखते हैं यार, ऑल पॉसिबल ट्राई हैलाइड्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स आर नोन एक्सेप्ट, कुछ भी ना, सीधी सी बात रखो कि जो ट्राई हैलाइड्स जब मैं बनाऊंगी, मैं क्या बनाऊंगी, जो बना चुके हैं अपने पुराने साइंटिस्ट भाई साहब, जो भी, ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसी के साथ रिएक्शन करा दो, हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन याद क्या रखना है कि NCl3, NBr3 और Ni3, इनका कभी भी मतलब नाइट्रोजन ने इन तीनों के साथ हैलाइड्स बहुत कम बनाए हैं, बाकी की फिर बनाया किसके साथ है, Fe तो बचा। तो फ्लोरीन वाला तो आप पढ़ते हो, NH3, NF3, ये सारे तो आप पढ़ते हो। NBr3 भी बनाएगा, लेकिन क्या होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत ही रेयर अमाउंट होते हैं, ठीक है, तो यही बात है। नेक्स्ट, लो पोलैरिटी ऑफ द NX बॉन्ड, रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं। वीकनेस होती है NX बॉन्ड की ड्यू टू लार्ज साइज, ठीक है। अब चलो रिएक्शन कराते हैं, NCl3 की 3H2O से कराई, क्या कहा मैंने, NCl3 की H2O से करा दी, ठीक है, क्या बन गया, अमोनिया बनाना है मुझे तो ले दे के बना दिया, निकल गया हाइपोक्लोरस एसिड 3HCl। PCl3 की कराओ, H3PO3, 3HCl, SbCl3। अब बस जो क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये लिखी हैं, ऐसे सब पे रिएक्शन कराने का मतलब नहीं है। आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्टिबनिल क्लोराइड कौन सा होता है, आपके सामने रिएक्शन मेंशन होगी, बस आपको कैसे पिक करना है, स्टिबनिल, एंटीमनी से बनता है स्टिबनिल, ठीक है, बिस्मथ से बनेगा बिस्मिथिल, नाम से पिक कर सकते हो, एंटीमनी से स्टिबनिल, स्टिबनिल, बिस्मथ से
बिस्मिथिल, और फॉर्मुलेशन की है BiOCl SbOCl। चलो SbOCl फ्रॉम एंटीमनी टू क्या है नाम, स्टिबनिल, है ना, और बिस्मथ से आपने बनाया क्या, बिस्मिथिल। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस के ऊपर बच्चा क्वेश्चन आया हुआ है नेम रिएक्शंस के बेसिस पे कि स्टिबनिल क्लोराइड और बिस्मिथिल क्लोराइड इनमें से कौन सा है पिक करो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंने आपको ये रिएक्शन शेयर किया। चलो लुईस बेस का ऑर्डर हम देखें, हमें पता है कि हमारे पास किसमें, हेलोजेंस, हलाइड के केस में हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर आप कहेंगे कि Ni3 क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक ऑर्डर रखिएगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिक्रीजिंग वे में। नेक्स्ट पेंटाहेलाइड्स, यहाँ आपको देखना है नाइट्रोजन और बिस्मथ के अलावा, क्या कहा मैंने, नाइट्रोजन एंड बिस्मथ के अलावा सारे फॉर्म्स क्या हैं, पेंटाहेलाइड्स हैं। N डज नॉट फॉर्म, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल ही नहीं होता। 7 इलेक्ट्रॉन भरना कैसे भरोगे, 1s2 2s2 2p3, d है ही नहीं, d तो इलेक्ट्रॉन भी फिल करते हो तो 1s2 2s2 और ये 2p3 के। अब आप कहते हो एक्साइट होके जाएगा, जाएगा कहाँ, d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। सो इस वजह से ये पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाते, और बिस्मथ भी नहीं बनाता क्योंकि इसका तो रीज़न है क्या, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता। नाइट्रोजन किस लिए नहीं बनाता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, जबकि बिस्मथ क्या क्यों नहीं बनाता, बिस्मथ में क्या होता है 6s2, ये देखिए इधर बताती हूँ, बिस्मथ के अंदर आपको पता है 6s2 6p3, ये कहा आपने, इसमें आपने कहा क्योंकि ये तो शेयरिंग में पार्टी नहीं करता, बॉन्डिंग ही नहीं करता, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मथ भी क्या करता है, पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाएगा। आ जाओ, PCl5 act as an effective chlorinating agent, so it decomposes into कैसे, PCl3 and Cl2 easily। ये क्या हो जाएगा, PCl5 आपको पता है एक क्लोरिनेटिंग एजेंट है, हैवी, अपन बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं। कैसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक बैक, या फिर अब ये कैसे PCl3 और Cl2 में डिसोसिएट हो जाता है। आ जाओ अब पढ़ लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में देखो मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिया है, इस टेबल को देखो ध्यान से। सबसे पहले डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या कह रही हूँ मैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये रही, फॉर्मूला होता है इसका N2O, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अपन बात करें तो आपको पता है NH4NO3 को जब आप हीट कर रहे हैं तो N2O, ये रहा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, जो कि कैसी होती है, कलरलेस गैस होती है और न्यूट्रल होती है। कैसा होता है इसका फॉर्मुलेशन, इस टाइप का बॉन्डिंग। आ जाओ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। इसकी आप फॉर्मेशन कीजिए ट्वाइस ऑफ NaNO2 +2 FeSO4 +3 H2SO4, तो फॉर्मुलेशन क्या होगी, FeTSO4 3। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है, मोनोऑक्साइड बनाना है। तो मैंने होल ओवर रिएक्शन लिख के दी, ये देखिए मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ये गैस भी कैसी होती है, कलरलेस और न्यूट्रल। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में आप बात करेंगे तो आप कहेंगे N2O3, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3, फॉर्मेशन ब्लू, सॉलिड और एसिडिक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 +4, यहाँ आपने फॉर्मेशन की, कैसी गैस होती है, ब्राउन गैस एंड एसिडिक। क्वेश्चन जो आया हुआ है ना बेटा, इनके केमिकल नेचर के ऊपर कई बार आया हुआ है फिजिकल नेचर के साथ। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 +4 और दिस।
आपसे कभी भी प्रिपरेशन नहीं पूछेगा इन सारी ऑक्साइड्स की, एक दो की पूछेगा, मैं डिस्कस करूंगी। आपसे जो पूछा जाता है इनकी फिजिकल अपीयरेंस और केमिकल नेचर को लेके क्वेश्चन आता है या ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके आता है, ठीक है। और लास्ट है पेंटाऑक्साइड, क्या होता है N2O5। आपने कहा +5 दिस एंड दिस। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अब इन सबके मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनाए। देखो N2 कितने, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर। अब इसको क्या करना है, इसके साथ बॉन्ड बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। इसने क्या किए, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। तो ये देखो, आपने कहा सिंगल सिंगल कैसा फॉर्मेशन होता है, इसमें लीनियर। NO के केस में मैं बात करूं तो सेम चीज़, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना, उसमें क्या करता है, बॉन्ड को तो घुमा रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, आपको सबको आता है सिंगल। N2O3 देखिए, N2O3 में आपने कहा कि ये बॉन्ड 1 2 3 3 ऑक्सीजन के साथ 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे घुमाना है, इसने अपने ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, यहाँ शेयर कर दिए, ये देखिए कर दिए शेयर, इसने आपको ये स्ट्रक्चर मिल गया। आप यहाँ पर कहेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर, बॉन्ड एंगल्स वगैरह सारा क्लियरली मैंशनड है। ऐसे ही NO2 के केस में दिस इज एंगुलर, अगेन N2O4 के केस में प्लेनर, अगेन N2O5 के केस में भी प्लेनर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ते हैं हम किसका, नाइट्रोजन का। आपको सबको पता है नाइट्रोजन है क्या, कैसी प्रॉपर्टी रखती है, गैस है, जबकि बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं, सॉलिड्स हैं। बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं, सॉलिड्स हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, N2 फॉर्म में रहता है, जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये सब कैसे हैं, टेट्रा एटोमिक है। कैसे स्टेबलाइज होते हैं, P4 AS4 और SB4, एंड दैट ऑफ बिस्मथ इज मोनोएटॉमिक, ये सिंगल स्टेट में है। क्या कहा मैंने, N2 इज डायटोमिक, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये कैसे है, टेट्रा एटोमिक। मैम राइटिंग अच्छी लिखो यार, सॉरी, ओके बच्चा सॉरी। टेट्राटॉमिक है ना, और बिस्मथ ये है मोनोएटॉमिक। बस नेक्स्ट, हलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट NF3 आर हाईली एक्सप्लोजिव। सारे के सारे हलाइड्स NF3 के अलावा सारे कैसे होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं। N2O3 एंड N2O5 कैसे होते हैं, मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, जबकि ट्राइऑक्साइड्स और पेंटाऑक्साइड्स कैसे होते हैं, डायमेरिक होते हैं। कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप बस याद रखा करो N2O3 एंड N2O5 ये तो कैसे होंगे, मोनोमेरिक, समझ रहे हो, जबकि ये सारे कैसे हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी वाले ये कैसे हैं, डायमेरिक है। इट इज केमिकली इनर्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, अदर एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल। अभी तो बताया पूरी की पूरी टेबल, सारा उसी की लैंग्वेज है। आ जाओ, दिस एंड दिस are isoelectronic species, but N double bond N is less reactive due to non-polar nature and high ionization energy. मैंने बताया था ionization energy easy to break and does not form sulfides. N कभी भी सल्फाइड नहीं बनाएगा, very important. नाइट्रोजन अगर फ्री स्टेट में ही होता है बट अदर्स नहीं होते। चलिए, जनरल था जो मैं सारा एक्सप्लेन की थी, उसी को एक थ्योरी फॉर्म में अपन ने लिखा था। अभी हमें फैमिली मेंबर्स और देख लेते हैं इसके थोड़े से। पहला कौन है, नाइट्रोजन। N2 75% होता है बाय मास से और 78% होता है वॉल्यूम, एयर में। एयर में भी नाइट्रोजन होती है। प्रिपरेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले लैब मेथड, बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड NaNO2। ये देखो, मैं जब इन दोनों मिक्सचर्स को हीट करा रही हूँ तो सबसे पहले तो मैं क्या मिला, NH4NO2 और NaCl लिबरेट हो गया, ठीक है। अब आप इस NH4NO2 को क्या कहते हैं, ये जो NH4NO2 है ये आपका है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ से ये जो आपका ये
अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, इसको मुझे फर्दर हीट कराना है। जब मैंने हीट कराया तो आपने देखा यहाँ पर N2 निकला, यानी कि नाइट्रेट निकली, नाइट्रोजन है, और वाटर रिलीज हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मुझे अमोनियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करानी है। अमोनियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराई तो मैंने देखा Cr2O3 यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड रिलीज हुआ, साथ में N2 भी रिलीज हुआ, सॉरी N2 रिलीज हुआ। इससे मुझे फ़र्क क्या पड़ रहा है इस लैब मेथड से, कुछ नहीं याद रखना, इन शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ याद रखने की, कि अम्मी अजान करती हैं। कैसे? अब ये अम्मी क्या है, शुरू में ये है अम्मी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट जब आपने बनाया, आपने देखा कि ये क्या है, अनस्टेबल है, आपने उसको स्टेबलाइज करने के लिए और हीट प्रोवाइड किया, नाइट्रोजन लिबरेट हो गई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करवाया एक्स्ट्रा में, मुझे क्रोमियम ऑक्साइड मिला। अब मैंने फिर क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया उस अमोनिया का। जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया तो आपने देखा कि कॉपर किससे, क्यूप्रस ऑक्साइड से आपने रिएक्शन कराई है, हीट किया है, तो आपने देखा कॉपर अलग रिलीज़ हो जाएगा और N2 अलग रिलीज़ हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि ये सारे की सारा जो प्रोसेस है लैब मेथड में, इसमें आपने सबसे पहले देखा जब आपने मिक्सचर को हीट कराया, आपने अमोनिया इज़ अम्मी, अजान इज़ अजाइड जो अपना फॉर्मेशन हुआ N3-, ठीक है, और करती हैं इस डाइक्रोमेट, क्रोमेट को मैंने लिया है, करती हैं, समझ गए। तो इन शॉर्ट आपको लेबोरेटरी मेथड में ये पॉइंट याद रखना है कि अम्मी अजान करती हैं, यानी इन शॉर्ट अमोनिया, फिर नाइट्राइट, अजाइड और देन क्रोमेट रिएक्शंस। आ जाओ, कॉमर्शियली नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, ये हम जानते हैं, पढ़ा है हमने, लैब मेथड का है ही प्रोसेस। द रिजल्टेंट लिक्विड इज फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड इन क्लॉट्स एपरेटस। हमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, किस तरीके से वो बनती है, क्लॉड एपरेटस के थ्रू। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO, दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको हम पढ़ते हैं बर्कलेंड प्रोसेस में, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ अभी नाम याद रखो, आगे चल के जब अपन फिजिकल में और ज़्यादा डिस्कशंस करेंगे तो देखेंगे, वरना सिर्फ नेमिंग है। N2 + O2 गिव्स 2NO, कितना कैलोरी, इतना कैलोरी रिलीज़ हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओगे तो उसको आप हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। उसमें क्या कराते हैं आप, नाइट्रोजन के आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई आयरन और मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में, और आपको क्या मिल गया, अमोनिया। मेटल्स के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, करवा लो, लिथियम, एल्यूमिनियम और बोरोन। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन आपने कराई नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, कैल्शियम साइनाइड नाइट्रोलियम आयन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन है, कुछ फास्ट फ्लो नहीं है इसका। अब नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स पढ़ते हैं। पहला है ऑक्साइड्स में। ऑक्साइड में आप सबसे पहले बात करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस जिसको कहते हैं। आपने देखा है जब कभी भी कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर सबको सेपरेट करने के लिए आप एक गैस यूज़ करते हैं, या कई बार कुछ लोग परेशान करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसको आप कहते हैं लाफिंग गैस। ऐसी परेशान नहीं करते कि घर में रखी होती है कि अरे यार ये रिलेटिव्स आ गए, ला थोड़ी सी स्प्रे कराया, नहीं। लाफिंग गैस क्या फॉर्मूला होता है, N2O, उसी को आप कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। कई बार सीधा क्वेश्चन आया है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बाय फॉर्मूला इज N2O और बाय द नेम इज नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए NH4NO3, ये आपकी बन गई नाइट्रस ऑक्साइड। ये पॉइजनस होती है एंड व्हेन इनहेल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्टेरिकल लाफिंग। जब आप इसको धीरे धीरे इनहेल करते हैं ना, कि थोड़ी सी स्मेल कर लिया फिर, तो आपको क्या होता है, हंसी आती रहेगी एक फॉर्मेशंस में, धीरे धीरे धीरे। इट्स नॉट लाइक एकदम से ब्लास्ट वाली हंसी हंस रहे हो, धीरे धीरे आप जोन में चले जाओगे। सेकेंड है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मुलेशन होता है NO बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 ऑन कॉपर। इसको आप लैब मेथड में कराते हैं। आपने कॉपर की रिएक्शन कराई है HNO3 के साथ, तो आपने देखा नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। ये इकलौती ऐसी गैस है जो कि कलर्ड है, कब, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। जब कभी भी आप नाइट्रोजन की रिएक्शन बेटा ऑक्सीजन से कराएंगे ना, तो वो ब्लू कलर का फ्लेम देती है, इंपॉर्टेंट। FeSO4 इज एम्प्लॉयड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ NO। नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए FeSO4 को भी यूज़ किया जाता है इन द प्यूरिफिकेशन में। C यहाँ पे रिएक्शन।
ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ NO डिक्रीजेज। ऑब्वियस सी बात है, पैरामैग्नेटिक डिक्रीज होगा जब आप टेम्परेचर लोअर करोगे तो वो इजीली पेयरिंग करेगा। एंड इन द लिक्विड स्टेट इट बिकम डायमैग्नेटिक इन नेचर। ट्वाइस ऑफ NO ऑक्सीजन रिएक्शन कराई 2NO2। कैसा फ्यूम आएगा? रेडिश ब्राउन फ्यूम। थर्ड पार्ट है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसको आप कहते हैं N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ट्वाइस ऑफ NO प्लस N2O4 गिव्स डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। लास्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NO2। रिएक्शन करा दो, लेड से करा दी मैंने, ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ करा दो, इसे रेडिश ब्राउन गैस है। सिंपल फॉर्मुलेशन है, बहुत सिंपल। मैं इसको ऐसे करके यूँ लैंग्वेज में बोलूँ, 4 बात करूँ, कोई सेंस नहीं है। सिंपल लैंग्वेज है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे है, इतने ज़्यादा इन पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन पता होना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ ऑक्साइड कि कौन कौन सी ऑक्साइड्स में हम नाइट्रोजन के फॉर्मुलेशंस यूज़ करते हैं, वो हैं ये सब। ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है नाइट्रिक एसिड का और उसका। ट्वाइस ऑफ NO2, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। सी N2O4 बना रहा है, ये रेडिश ब्राउन होती है, जबकि वो कैसी होती है? कलरलेस। यहाँ क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये है, ठीक है। इट्स एन रिवर्सिबल रिएक्शन। ट्वाइस ऑफ NO2 को आप 110 डिग्री सेल्सियस पे आप देखिए, N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर कैसे थे? ये अनपेयर्ड स्टेट में, जबकि यहाँ कैसे हैं? ये डायमैग्नेटिक, यानी कि पेयरिंग हो गई। NO2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक एंड वी शेप्ड, बट डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक एंड हैव लॉन्ग NO-NO बॉन्ड। ये रहा, देखो पहले NO2 और इसका ये स्ट्रक्चर भी देख लो कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक और वी शेप का है। जबकि डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये रहा, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, कैसा है? डायमैग्नेटिक एंड हैव लॉन्ग NN बॉन्ड। ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि ये बड़ा है इस वजह से कैसा है? ये वीक बॉन्ड, इजीली टूट जाएगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और नाइट्रिक एनहाइड्राइड, ये कैसे प्रिपेयर होती है? जब डिहाइड्रेशन कराते हैं आप HNO3 और P2O5 का करवा दीजिए। ट्वाइस ऑफ HNO3 के हमने P2O5 से रिएक्शन कराई, 4 NO2 मिल गया और ऑक्सीजन लिबरेट हुआ। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये येलो हो जाता है, किस वजह से? जब NO2 का डिकम्पोजिशन होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बना है कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड येलो में कब कन्वर्ट होता है? जब वहाँ पर क्या होता है? पार्शियल डिकम्पोजिशन हो जाए। ये नाइट्रिक एसिड की एनहाइड्राइड है, इसको आप नाइट्रोनियम आयन और नाइट्रेट भी कहते हैं, सब जानते हैं, तो इसके फॉर्मुलेशन ही तो हैं। चलो, ये अभी आपने क्या किया? हम लोगों ने नाइट्रिक ऑक्साइड पहले की पूरा नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट की, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी, फिजिकल अपीयरेंसेस देखी, केमिकल रिएक्शंस पे गए, हम फैमिली मेंबर्स डिस्कस कर रहे थे। अभी कुछ फैमिली मेंबर्स अपन को और डिस्कस करने हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक थोड़ा सा इन फैमिली मेंबर्स के साथ दिमाग में बिठा के आओ, मिलते हैं। थैंक यू।